श्याम सभी को। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सीखने वाले हैं। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 11 में आप लोगों ने किया था, याद आ रहा है क्या? क्लास 11 में आप लोगों ने किया था। बोर्ड क्लियर है कि एक बार चेक करिएगा। दिखाई दे रहा है बोर्ड पूरा अच्छे से, है ना? क्लास 11 में आप लोगों ने इस चैप्टर को किया था, ठीक है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्लास 11 में किया था। तो बड़ा इजी और सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल चैप्टर, ठीक है? और हम लोग का आज लॉग वाला क्लास कितना बजे से? 7 है, ठीक है? उसको थोड़ा देखते हैं, 7:30 तक करेंगे, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे ना, मैं इस चैप्टर को कैसे कराता हूं मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस चैप्टर को कैसे कराता हूं, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी में पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ, पूरा चैप्टर उसी कहानी में जैसे आराम हो जाएगा, पूरा 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 पूरा, ठीक है? तो वही कहानी हम आप लोग को सुनाएंगे आज, जिससे कि क्या है कि आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है? उसके बाद फिर अगर आप लोग का कोई अगर डाउट वगैरह रहेगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है? समझ में आ गया कैसे करना? तो उससे क्या है कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। थ्योरी वगैरह तो करना ही रहता है इस चैप्टर में। चलिए चालू करें। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखिएगा, ये स्टोरी हम सुना रहे, स्टोरी सुनिएगा, उसके बाद आपके मन में जो भी सवाल होगा वो हम लोग करेंगे। क्या होता है देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जन्म, हैप्पी बर्थडे, उसका बर्थ होता है क्रेडिट सेल के ऊपर। क्रेडिट सेल जब होता है ना, जब क्रेडिट सेल होता है ना, मतलब क्या होता है क्रेडिट सेल? मतलब क्या होता है? आप उधार में माल बेचते हैं, तो होता क्या है उसमें, एक होता है सेलर और दूसरा होता है बायर। देखिएगा, एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर। तो आप जब क्रेडिट सेल करते हैं, आप जब क्रेडिट सेल करते हैं, मतलब एक सेलर होता है, एक बायर, ठीक है? ठीक है? क्रेडिट सेल हुआ, इसने इसको माल बेचा है, इसने इसको माल बेचा है। तो होता क्या है, होता क्या है, बायर बोलता है हम बाद में पैसा देंगे, बायर बोलता है हम बाद में पैसा देंगे। तो ऑब्वियस बात है, जब सेल होता है तो बायर बोलता है, क्रेडिट सेल होता है तो बायर बोलता है बाद में पैसा देगा, ठीक है? सेलर को क्या है ना, सेलर को क्या है, अभी पैसों का जरूरत है। जनरली सेलर को अभी पैसों का जरूरत है, तो सेलर क्या करता है, सेलर बायर को एक बिल बना के देता है, एक बिल बना के देता है ना। व्हाट इज बिल? व्हाट इज बिल? एक कागज का टुकड़ा, ठीक है ना? व्हाट इज बिल? बिल मतलब हो गया एक कागज का टुकड़ा, ठीक है ना, जिसमें ये रहता है, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर, देखिएगा, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है? अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है, इट इज इन राइटिंग। अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, आपको क्लियर कट ऑर्डर दिया जा रहा है कि बायर आप मेरे को इतने दिनों बाद, कोई भी दिन दे सकता है, कोई भी महीने दे सकता है, 2 महीने बाद या 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 40 दिन बाद, 90 दिनों का मैक्सिमम टाइम रहता है, 90 डेज, 90 डेज इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड, ठीक है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यही कहता है कि 90 डेज का टाइम पीरियड रहता है। तो 90 डेज के अंदर अंदर जो भी टाइम पीरियड आप रखिए, 1.5 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 50 दिन, 60 दिन, जो भी है,
आप इतने दिनों बाद हमको या मैं जिसे इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको या जो भी इस बिल का बियरर होगा मतलब जो इस बिल को लेके आएगा आपके सामने, उसको आप पेमेंट करेंगे। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा बात है, ठीक है ना। डेफिनेशन दिया हुआ है, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person. It's an unconditional order directing a certain person to pay a certain sum of money. ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, certain person मतलब क्लियर होना चाहिए कि किसको पे करना है, एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए कि किसको पे करना है, हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू पे, वो एकदम क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट मतलब अमाउंट भी एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मेरे बच्चे जो सीए में बैठे हुए हैं वो इस सर्टेन वर्ड का मतलब समझते हैं, वो सर्टेन वर्ड का मतलब समझते हैं। सर्टेन मींस क्लियर कट, 510 रुपया, ऐसा नहीं कि जो रुपया होगा वो दे देना, नहीं, एकदम क्लियर कट बता दिया इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। So it's an instrument in writing directing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of, only to me or to the order of or to the bearer of the instrument, ठीक है ना, और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। मतलब क्या तो मेरे को देना है या मैं जिसको ऑर्डर दूंगा उसको देना है, और टू द बियरर मतलब ओनली टू मी और टू माय ऑर्डर और टू द बियरर, जो भी है जैसा भी है इसमें से आपको पे करना है। भैया आपका वीडियो हैंग हो गया। देखिए ठीक है ना, इसमें से आपको पे करना है, ओनली टू मी और टू माय ऑर्डर और टू द बियरर, ये आपको पे करने के लिए बोलता है। इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है ना, ओनली टू मी और टू द और टू माय ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब वापस अपने कहानी पे आ जाते हैं, ठीक है ना, वापस कहानी पे आ जाते हैं। तो हुआ क्या देखिएगा, हुआ यूं कि बिल बनाया कौन, हु इज द मेकर ऑफ द बिल, ऑब्वियसली सेलर बनाता है बिल, सेलर ही बनाएगा। देखिए कॉमन भाषा में भी अगर आप सीखना चाहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो माल बेचता है वही बिल बनाता है। आप दुकान से जब माल खरीदने जाते हो तो बिल कौन बना के देगा, दुकानदार ही बना के देगा, जो सेलर होगा वही बना के देगा। सो मेकर ऑफ द बिल इज सेलर। तो बायर कौन है, ही इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, वो बिल एक्सेप्ट करता है, ये बना के भेजता है, ये उसमें साइन कर देता है। एक्सेप्ट मींस व्हाट, वो साइन कर देता है कि हाँ भाई तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, हम तुमको पेमेंट कर दें, ठीक है ना। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, ही इज द ड्रॉवर मतलब जो बना रहा है, ये ड्रॉ करता है ना सबसे पहले। तो ये कौन हो गया, ये हो गया ड्रॉई, ये ड्रॉवर, ये ड्रॉई, ये मेकर, ये एक्सेप्टर। बोलो अब पे कौन करेगा, ये पूरे इंसिडेंट में पे कौन करेगा, ऑब्वियसली बायर ही पे करेगा। तो ये बन गया पेयर, ठीक है, तो ये बन गया पेई, ठीक है, ये पेयर तो ये पेई, ये ड्रॉवर ये ड्रॉई, ये मेकर ये एक्सेप्टर, ये सेलर ये बायर। सो एक ही आदमी को कितना नाम दिए। अब देखिएगा यहां पर ही आप लोगों को पहले टीचर ने भी बताया होगा कि पेई हमेशा सेलर ही हो कोई जरूरी नहीं है, पेई हमेशा सेलर ही हो कोई जरूरी नहीं है। पेई मतलब क्या, हु रिसीव्स द मनी,
ठीक है ना, उसको हम लोग पेई बोलते हैं। हु रिसीव्स द मनी, उसको हम लोग पेई बोलते हैं। क्लियर है ना, जो जिसको पैसा मिलता हो, जिसको पैसा मिलता हो। अब यहां पर क्या बोला, डेफिनेशन क्या था बिल ऑफ एक्सचेंज का, कि टू मी और टू माई ऑर्डर। अब अगर उसने किसी और के नाम पे ऑर्डर दे रखा होगा, सपोज करो मैंने बिल बनाया है, मैंने बोला कि भाई साक्षी को पेमेंट कर देना, तो साक्षी विल बी द पेई, साक्षी विल बी द पेई। आप लोगों ने सीखा होगा, आप लोगों ने सीखा होगा एक वर्ड, या आप लोगों को भी बताऊंगा, मैं डिटेल में भी बताऊंगा। एक होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और एक वर्ड है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये दो वर्ड आप लोगों ने सीखा होगा, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इन दिस टू केस, इन दिस टू केस पेई बिकम्स डिफरेंट पर्सन। यहां पर तो बैंक होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में बैंक बिकम्स द पेई, एंडोर्समेंट में केस में एंडोर्सी, एंडोर्सी बिकम्स द पेई। देखिएगा, देखिएगा, एंडोर्समेंट के केस में एंडोर्सी बिकम्स द पेई। बात समझ में आ रहा है? द वन हु रिसीव्स द मनी, मे बी द सेलर रिसीव्स द मनी, और अगर डिस्काउंटिंग हुआ तो बैंक, और अगर एंडोर्स किए हैं तो एंडोर्सी। दैट पर्सन रिसीव्स द मनी, इसलिए वो हो गया पेई, पेई। तो अब जब मैंने आप लोग को इतना सब कुछ सुना दिया, इतना सब कुछ बता दिया कि ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, ये कौन होता है, फलान कौन होता है, ढिमकान कौन होता है, तो अब आपको इसी चीज का जर्नल एंट्री लिखना, जर्नल एंट्री लिखना। मतलब ये जो हादसा हुआ अभी जो मैंने आपको बताया, यही हादसा का आपको जर्नल एंट्री लिखना पड़ेगा। अब ये लिखने के लिए भी आपको दो ऑप्शन दे दे, ये लिखने के लिए भी आपको दो ऑप्शन दे सकते हैं। कभी कभी बोलता है कि सेलर के बुक्स में एंट्री पास करो, कभी कभी बोलता है बायर के बुक्स में एंट्री पास करो। सेलर के बुक्स में एंट्री पास करो, बायर के बुक्स में एंट्री पास करो। तो देखिए, अपने सबसे पहले सेलर के बुक्स में एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, सेलर के बुक्स में अपने एंट्री पास करेंगे। हुआ क्या, अभी तक खाली बिल बना है, तो पहला एंट्री सेलर के बुक्स में क्या होता है, सेल होता है। तो डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, उसी तरीके से ये एंट्री क्या पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप लोग का रिवीजन हो रहा है, टू क्रेडिटर रिवीजन हो रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये एंट्री आप पास कर दिए। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद ये बनाएगा, इसके बुक्स में आता है बिल्स रिसीवेबल। आप जानते हैं सीए फाउंडेशन के बच्चे, मैं इतना ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा जर्नल्स पे, जर्नल्स पे सीए फाउंडेशन के बच्चों को इतना ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा कि बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्यों हो रहा है। ये एसेट है मेरे बच्चों, ये एसेट है, आप जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, मतलब ये एसेट कैंसिल होके नया एसेट आ गया बिल्स रिसीवेबल के नाम पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बोलिए, बोलिए, क्लियर है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, ठीक है, बोलिए, क्लियर है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट। बिल बन गया, बिल बन के तैयार है, बिल बन के तैयार है, इसने एक्सेप्ट कर दिया, इसने बोल दिया कि ठीक है। देखिएगा, इसमें याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा, जब सेलर बायर को भेजता है ना, जब सेलर बना के आफ्टर ड्रॉइंग द बिल, सेलर सेंड्स द बिल टू बायर, हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट द बिल। तो जब ये भेजता है तो इसे अपने कहते हैं ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट रहता है। जब सेलर बायर को भेज रहा है तब ये ड्राफ्ट है, तब ये बिल नहीं बना है, तब ये बिल नहीं बना है। हम तो तुमको कुछ भी लिख के भेज देंगे ना, हम तो तुमको कुछ भी लिख के भेज देंगे ना, तो उसको बिल तो नहीं बोलेंगे, वो ड्राफ्ट रहता है। लेकिन जैसे बायर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे बायर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो बिल बन जाता है, वो बिल बन जाता है। मतलब बायर जब उस पर साइन मार देगा तो वो बिल बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ड्राफ्ट और बिल का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ड्राफ्ट और बिल का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये दोनों बात क्लियर है, ये दोनों एंट्रीज क्लियर है, बिल बन के रेडी हो गया, बिल बन के रेडी हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब देखिए क्या होता है, सेलर और बायर बिल बन के रेडी है, बिल बन के रेडी है। ठीक है, बिल बन के रेडी है। और एक पॉइंट है, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, एक है प्रॉमिसरी नोट,
प्रॉमिसरी नोट, देखिएगा एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों अलग होता है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट में होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को प्रॉमिस करता है कि वो हम तुमको इतना रुपया पे करें। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर बायर को ऑर्डर देता है, यू हैव टू पे, सेलर बायर को ऑर्डर दे रहा है। प्रॉमिसरी नोट में सेलर बायर को ऑर्डर नहीं दे रहा है, आदमी खुद प्रॉमिस कर रहा है और बोल रहा है कि आई विल पे, आई प्रॉमिस टू पे। दोनों अंतर है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। यहां पर प्रॉमिसरी नोट, तो आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्वेश्चन आप लोग को देखना है, किताब में दिया हुआ है, कुछ माथा नहीं लगाइएगा इसके पीछे, कुछ माथा मत लगाइएगा, किताब में दिया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक में अनकंडीशनल ऑर्डर है, दूसरे में वो खुद प्रॉमिस करता है, अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, जिसमें वो बोलता है कि हम आपको इतना रुपया पे कर दें, ठीक है। क्या ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने बीच में बस ऐसे आपको बता दिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, तो आप उसको कर लीजिएगा थ्योरी के रूप में, ठीक है। ओके, नाउ अपना बिल बनके तैयार है। बिल बनने के बाद ना 3 केस हो सकता है, बिल बनने के बाद 3 केस हो सकता है। एक है रिटेंशन ऑफ बिल, दूसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और तीसरा है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, ये 3 केस हो सकता है, तो आपने जो बोल रहे थे कि 3 केस हो सकता है। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस थ्री केसेस, मैं आपको बता दूं, एक है ड्यू डेट और एक है मैच्योरिटी डेट। ठीक है, एक है ड्यू डेट, एक है मैच्योरिटी। क्या होता है? सिंपल होता है, एकदम सिंपल भाषा में समझ लो मेरे से। सपोज करिए 1 जनवरी को बिल बनाया, 1 जनवरी 2020 को बिल बनाया फॉर 2 मंथ्स। एकदम प्यार से समझना बच्चा। तो इसका ड्यू डेट कब बनेगा? 2 मंथ्स बनाया तो 1 मार्च 2020, ठीक है ना। अब मैच्योरिटी डेट में क्या बोलता है? इसमें 3 डेज आप ऐड कर दीजिए, इसको बोलते हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस। पता है आप लोगों को? पता है, तो ये बन जाएगा 3 मार्च 2020। तो बीओई का जब भी सम आएगा, आपको 3 डेज ऐड करके ही बात करना है, और ये डेट 3 डेज ऐड करके ही बात करना है, और ये डेट। सुनिएगा, मैंने इसके पहले एवरेज ड्यू डेट का भी चैप्टर कराया था। एवरेज ड्यू डेट के चैप्टर में भी मैंने आपको ये सेम चीज समझाया था कि 3 डेज ऑफ ग्रेस आपको ऐड करना है। और इसमें भी मैंने आपको बताया था, 2 वर्ड है इसमें, सुनिएगा, एक है पब्लिक हॉलीडे और दूसरा है सडन हॉलीडे। ठीक है, सडन हॉलीडे। तो पब्लिक हॉलीडे के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, 2 अक्टूबर और संडे, ये 3, ये 4 और संडे, ये सारे पब्लिक हॉलीडे हैं। डिक्लेयर्ड हॉलीडे बोलते हैं इसको, डिक्लेयर्ड हॉलीडे बोलते हैं, डिक्लेयर्ड हॉलीडे। ठीक है ना, पहले से पता होता है कि इस दिन छुट्टी रहने वाली है। क्लियर है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और संडे वाले दिन। 2 अक्टूबर भी लोग मानते नहीं है, उन लोग यही दोनों मानते हैं। क्या ठीक है, 2 अक्टूबर भी होता है, अपने को पता है, नेशनल हॉलीडे के काउंटिंग में आता है। तो 1, 2, 3 और जितने भी संडेज होते हैं, ये सारे पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। तो इन केस आप 3 डेज जब ऐड कर दोगे, 3 डेज ऐड करने के बाद अगर ये कोई दिन पड़ता है, तो आपको कौन सा दिन लेना है?
आपको कौन सा दिन लेना है खुशबू? खुशबू कौन सा दिन लेना है अगर ऐसा दिन पड़ गया तो? खुशबू जो ड्यू डेट है उसके पहले वाला दिन, ठीक है ना, मैच्योरिटी डेट के पहले वाला दिन, ड्यू डेट नहीं। सपोज करिए आपका बिल का ड्यू डेट पड़ रहा है, ड्यू डेट अगर आपके बिल का पड़ रहा है 12 अगस्त, तो 12 अगस्त पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसमें हम 3 डेज ऐड कर दे रहे हैं, जब हम इसमें 3 डेज ऐड कर दे रहे हैं तो बन जा रहा है 15 अगस्त, ये दिक्कत दे रहा है। 12 अगस्त वाले दिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपका ड्यू डेट भी पड़ रहा है 15 अगस्त, आपका ड्यू डेट पड़ रहा है, तो इस डेट पे मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 15 अगस्त में मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमको प्लस 3 डेज करना ही है। प्लस 3 डेज करने से 18 अगस्त हो जा रहा है, तो हमको 18 अगस्त के ऊपर फोकस लगाना है। मतलब 3 डेज ऐड करने के बाद चेक करना है। 3 डेज ऐड किए बिना अगर वो किसी हॉलीडे में पड़ रहा है, कोई संडे में पड़ रहा है, 26 जनवरी पड़ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप 3 डेज ऐड तो करिए, 3 डेज ऐड तो करिए। 3 डेज ऐड करने के बाद अगर आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं भाई ये तो पब्लिक हॉलीडे के दिन पड़ जा रहा है, तो आप उसका मैच्योरिटी डेट 1 डे प्रायर लें। 1 डे प्रायर, सेम एवरेज ड्यू डेट वाला कहानी है, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर वो सडन हॉलीडे हो गया तो 1 डे आफ्टर, 1 डे आफ्टर, ठीक है, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें एक और कंसेप्ट है जो आपको एवरेज ड्यू डेट में मैंने पढ़ाया था, देख लीजिए तो सुन लीजिएगा। बिल आफ्टर डेट और बिल एट साइट। बिल आफ्टर डेट, बिल एट साइट, क्या मतलब होता है इसका? बिल आफ्टर डेट, बिल एट साइट का क्या मतलब होता है? सपोज करिए बिल का डेट है 1 जनवरी 2020, ये बिल का डेट है। तो बिल आफ्टर डेट का मतलब हुआ, बिल आफ्टर डेट का मतलब हुआ, ये 1 जनवरी 2020 दिया हुआ है, बिल आफ्टर डेट का मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2020 से ही आपका काउंटिंग चालू हो जाएगा। पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, पीरियड जो होगा ना आपका बिल का टेन्योर जो होगा, पीरियड स्टार्ट्स हियर। जिस डेट का बिल होगा उसी दिन से आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है? व्हेन इट्स गेट एक्सेप्टेड, व्हेन इट गेट्स एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्टेड ऑन, देखिएगा आपका 1 तारीख का बिल था, वो एक्सेप्ट अगर मान लीजिए 5 जनवरी 2020 को होता है, आपने 1 तारीख को बनाया, उसको भेजा, उसने साइन मान लीजिए 5 तारीख को किया है, तो आपका बिल एट साइट रहेगा तो हो जाएगा पीरियड स्टार्ट्स हियर, पीरियड स्टार्ट्स। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बिल आफ्टर डेट है, बिल आफ्टर साइट है, जो भी दिया हुआ रहेगा, बिल आफ्टर डेट है या बिल आफ्टर साइट है, जो भी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने बिल आफ्टर डेट ही मानेंगे, बिल आफ्टर डेट ही मानेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने बिल आफ्टर डेट ही मानेंगे। मतलब ये क्या होता है, ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी आपका, जो आप 30 डेज करेंगे, 2 मंथ्स करेंगे, जो भी करेंगे, वो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, उसके ऊपर ये पॉइंट रेलेवेंट है कि बिल आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ बिल से स्टार्ट होगा, बिल आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट है 30 डेज और 1 मंथ। ये बड़ा पेचीदा कहानी है, 30 डेज और 1 मंथ। सपोज करिए 1 फरवरी 2020 को आपने बिल बनाया और 30 डेज फॉर 30 डेज आपने बनाया, तो आपका ड्यू डेट क्या पड़ेगा? 1 फरवरी को बनाया है, 1 फरवरी को बनाया है तो 2020 तो 29 डेज तो इसका हो गया, 29 डेज तो फरवरी का हो गया, ठीक है। एक दिन हो गया प्लस 1 डे हो गया मार्च का, तो आपका 1 मार्च जिसको हम कहेंगे 1 मार्च को आपका ड्यू डेट होगा, 1 मार्च को 2020 को ड्यू डेट होगा। अब उसके ऊपर प्लस 3 डेज आप और करेंगे, प्लस 3 डेज आप और करेंगे, तो आपका 4 मार्च हो जाएगा, 4 मार्च हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? 4 मार्च हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? देखो ना, ठीक है, ठीक है।
अब ये 1 मंथ अगर यहाँ पे बोला गया है और 1 फरवरी, अच्छा इसको हम थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, इसको हम 5 फरवरी कर दें, 5 फरवरी कर दें, तो क्या इसका पोजीशन क्या रहेगा? 5 फरवरी कर दे तो इसका पोजीशन क्या रहेगा देखिएगा। अगर हम इसको 5 फरवरी कर दे तो इसका पोजीशन क्या रहेगा देखिएगा, सुनिएगा। 5 फरवरी कर देता है तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा समझिएगा। फरवरी का 24 डेज बचेगा, फरवरी का 24 डेज बचेगा। हेलो, 5 फरवरी क्या है ना 29 डेज होता है, तो 5 दिन तो बाद हो गया, तो फरवरी का 24 डेज बचेगा, ठीक है। 30 डेज बोला है, 30 डेज प्लस 6 डेज बचेगा तुम्हारा मार्च का, तो 6 मार्च में आ गए, तो 6 मार्च 2020 से लेके 6 मार्च 2020 से लेके आपको प्लस 3 डेज और करना पड़ेगा, प्लस 3 डेज और करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा 9th मार्च, ठीक है 9th मार्च। लेकिन आप 1 मंथ की कहानी में जाते हैं, 1 मंथ की कहानी में जाते हैं, तो 5 फरवरी को अगर बिल बनाया 1 मंथ के लिए, 5 फरवरी को अगर आप बिल बनाते हैं 1 मंथ के लिए 1 मंथ के लिए अगर बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक 5 मार्च को ही ड्यू पड़ेगा, प्लस 3 डेज आप करेंगे और तो वो बन जाएगा 8 मार्च। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अगर डेज वाइज दिया तो आपको डेज वाइज फिंगर में काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोई महीना में क्या होता है 30 दिन होता है, कोई कोई महीना में 29 डेज है, किसी किसी में 28 डेज है, किसी किसी में 31 डेज है, तो वो आपको डेज वाइज काउंटिंग करना पड़ेगा। और अगर आपको मंथ वाइज दिया हुआ तो आपको डेज वाइज कुछ काउंट नहीं करना है, जिस तारीख को दिया वहां से जितना महीना, सपोज करिए 20 या 2 अप्रैल दिया हुआ है, 2 अप्रैल 2020 दिया हुआ है और बोला 2 मंथ्स, तो ऑटोमेटिक ही वो 2 जून 2020 हो जाएगा अपने आप, अप्रैल में 2 जून में आके अपने आप सेम डेट पे आ जाएगा, प्लस इसमें 3 डेज कर दीजिए, प्लस इसमें 3 डेज कर दीजिए, तो आंसर आ गया 5 जून, आंसर आ गया 5 जून। बात समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूं या कहना क्या चाहते हैं कि अगर डेज वाइज दिया तो आप डेज वाइज काउंटिंग करेंगे, अगर मंथ वाइज दिया तो आप मंथ वाइज काउंटिंग करेंगे। बोलिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चों को, ड्यू डेट कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सुनिएगा, आपको जर्नल्स लिखना है तो आपको डेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको जर्नल्स लिखना है तो आपको डेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको डेट वाले कॉलम में डेट लिखना पड़ेगा, डेट वाले कॉलम में डेट लिखना पड़ेगा। अगर आप डेट में गड़बड़ी करोगे तो वहां नंबर कट जाएगा, ठीक है। ओके, अब इधर आ जाते हैं, अब अपने इधर वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। आपने बिल बना लिया, बिल बनाने के बाद क्या होता है, रिटेंशन ऑफ बिल क्या होता है, ड्यू डेट तक बिल आपके पास पड़ा हुआ है, ड्यू डेट तक बिल आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ड्यू डेट पे क्या होता है, ड्यू डेट पे क्या होता है, 2 बातें हो सकती है, ड्यू डेट पे 2 बातें हो सकती है। जब ड्यू डेट आया आपने उसे 3 डेज ऐड किया, मैच्योरिटी डेट आ गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ आ गया। अब जिस दिन पैसे लेने जाने हैं वहां 2 चीज हो सकता है, एक आप उसके पास गए वो पैसा दे दिया, आप उसके पास गए वो पैसा दे दिया, इसको अपने कहते हैं ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल मतलब वो बिल का इज्जत रखा, ऑनर, ऑनर, ऑनर मतलब ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत, बिल का इज्जत रखा, ठीक है, ठीक है। अगर वो पेमेंट कर देता है तो वो इज्जत रखा, और अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वो बन जाता है डिसऑनर। डिसऑनर मतलब बेइज्जत, बेइज्जत हो गया, बिल बेइज्जत हो गया, वो पेमेंट नहीं किया, वो पेमेंट नहीं किया। तो अगर वो पेमेंट नहीं करता है, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो क्या होता है, सपोज करिए अगर वो पेमेंट कर देता है तो क्या होता है, और अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो क्या होता है, आइए अपने यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड है ये रिटेंशन ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो सबसे पहले अपने टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा रिटेंशन ऑफ बिल, रिटेंशन ऑफ बिल, ये अपना टॉपिक है, ठीक है। और हम लोग ना दोनों के बुक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ड्रॉवर की बुक्स की, हम लोग बात कर रहे हैं सेलर की बुक्स की, हम लोग बात कर रहे हैं मेकर की बुक्स की, ठीक है ना, हम लोग बात कर रहे हैं इनके बुक्स की, ठीक है। और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं ड्रॉई के बुक्स की, बायर के बुक्स की, पेयर के बुक्स की। बोलिए क्लियर है, ये क्लियर है। नाम देख लो भाई, किसी का भी बुक्स बनाने बोलते मेरे बच्चे बना देंगे, ठीक है ना, मेरे बच्चे बना देंगे। सुनो, मैं आपको जर्नल्स के लिए बता रहा हूं, मैं आपको जर्नल्स के लिए बता रहा हूं
किताब में हो सकता है या क्वेश्चन में हो सकता है वो लोग लेजर बनाने भी बोल दे, लेजर बनाने भी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे अगर जर्नल बनाना जानते हैं तो इसी जर्नल का लेजर में पोस्टिंग करना भी जानते हैं। जैसे जर्नल बना सकते हैं वैसे हम लोग लेजर में भी पोस्टिंग कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, उसके लिए अपने संभाल लेंगे। प्लीज कम टू ड्रॉअर मेकर या इसके बिल में। तो केस 1 जो चल रहा है अपना, केस 1 जो चल रहा है वो है रिटेंशन ऑफ बिल, अगर वो बिल रिटेन करके रखता है, ठीक है। तो वो जो कॉमन एंट्री थी बिल बनाने वाली वो तो मेरे बच्चे जानते हैं। अरे बाबा, जो कॉमन एंट्री थी डेटर टू सेल्स, बीआर टू डेटर, परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बीपी, ये अपने सीख गए, ठीक है। अब आगे ड्यू डेट पे बिल रिटेन्ड है। रिटेंशन ऑफ बिल मतलब बिल्स को आप रिटेन करके रखे हो, ड्यू डेट तक बिल आप ही के पास है, ड्यू डेट तक बिल आप ही के पास है। तो उसमें क्या हो सकता है, दो केस हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, दो केस हो सकता है। एक तो ऑनर ऑफ बिल होगा, दूसरा डिसऑनर ऑफ बिल होगा। एक तो ऑनर ऑफ बिल हो सकता है या डिसऑनर ऑफ बिल हो सकता है। रिटेंशन ऑफ बिल का मतलब क्या हुआ, ड्यू डेट तक बिल आपके पास है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओनली टू वाला ऑप्शन यहां पे यूज हो रहा है, ओनली टू द मेकर, याद आ रहा है, ओनली टू द मेकर, ठीक है ना, ओनली टू वाला ऑप्शन यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो इन बोथ दीस केसेस क्या तो ऑनर हो सकता है, ऑनर ऑफ बिल, या फिर डिसऑनर ऑफ बिल, जो भी है। इन बोथ द केसेस क्या इसका इफेक्ट आएगा अपने देखते हैं। ऑनर ऑफ द बिल का मतलब क्या हुआ, ऑनर ऑफ द बिल का मतलब क्या हुआ, ऑनर ऑफ द बिल का मतलब हुआ कि आप उसके पास गए, उसको बिल दिखाए और बोले कि बाबू आज तुमको पैसा देना है, पैसा दे दो, पैसा दे दो, तो वो आपको पैसा दे देता है। तो क्या होगा, पैसा दे देता है तो क्या तो कैश अकाउंट डेबिट और या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी है, जैसा भी वो पैसा दे रहा है, कैश में दे रहा है, बैंक में दे रहा है, जो भी है, ठीक है। डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, एकदम सिंपल है। बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हुआ, अरे आपका एसेट था, आपका एसेट था, वो एसेट खत्म हो गया। बीआर आपका एसेट था ना, पहले तो एसेट डेटर था, सुनना, पहले आपका एसेट डेटर था, डेटर हट के बीआर बना, बीआर हट के कैश में आ गया। हेलो, पहले डेटर था, डेटर हट के बीआर बना, बीआर हट के कैश में आ गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इधर देखो, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, वो हमको पेमेंट करना है। तो पहले उसका क्रेडिटर लायबिलिटी था, क्रेडिटर हट के बीपी बना, क्रेडिटर हट के बीपी बना, अब बीपी आपको खत्म कर देना, ठीक है ना, बीपी आपको खत्म कर देना। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी है, जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी है। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल क्या हुआ, आपका जो बीआर था वो तो मैच्योर हो गया, आपका जो बीआर था वो तो मैच्योर हो गया, उसकी तो मैच्योरिटी डेट आ गई, तो बीआर को तो खत्म करना है। देखिएगा यहाँ पे टू बीआर, प्लीज बीआर को खत्म करना है, एसेट फिनिश्ड, और उसके जगह पैसा नहीं आया तो वो डेटर अकाउंट वापस से जिंदा हो गया। हेलो, आपने डेटर हटा के बीआर बनाया था, आपने डेटर हटा के बीआर बनाया था, वो बोला बीआर को मार दे, डिसऑनर कर दे, उसको बेइज्जत कर दिया, उसको बेइज्जत कर दिया, तो क्या हुआ, बीआर खत्म, डेटर वापस पैदा, बीआर खत्म, डेटर वापस पैदा। सेम केस यहां पर, सेम केस यहां पर, बीपी खत्म, बीपी खत्म, क्रेडिटर वापस खड़ा, बीपी खत्म, क्रेडिटर वापस खड़ा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीपी खत्म, क्रेडिटर वापस खड़ा, बोलिए बोलिए, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। ऑनर डिसऑनर, डिसऑनर का एंट्री क्लियर है, डिसऑनर का एंट्री क्लियर है। हेलो, डिसऑनर का एंट्री क्लियर है, देख लीजिए प्लीज, डिसऑनर का एंट्री क्लियर है, मुझे बोल। हाँ भैया क्लियर, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो ये हुआ रिटेंशन ऑफ बिल, ये हुआ रिटेंशन ऑफ बिल। अब केस टू देखेंगे अपने दोनों के बुक्स में, देखेंगे दोनों के बुक्स में, ठीक है ना। केस टू अपने दोनों के बुक्स में देखेंगे, ठीक है। केस टू क्या हुआ, ये किसका बुक्स है, ये ड्रॉअर का बुक्स है, ड्रॉअर का बुक्स है, या ये समझ लो ये सेलर का बुक्स है, ठीक है ना, या मेकर का बुक्स है, जो भी है, क्या भी इसका नाम लेंगे, ठीक है। केस टू है, क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो पहले मेरे को बच्चों को सिखाना है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। सुनिएगा, बात को सुनिएगा, हेलो सुनिएगा। मैंने मान लीजिए सेल किया है 1 जनवरी 2020 को, ये मेरा डेट ऑफ सेल है, ये मेरा डेट ऑफ सेल है, ठीक है। मैंने डेट ऑफ सेल किया, यहाँ पे मैंने बिल बनाया, इसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, बिल एट डेट है। तो ये मेरे को बोला कि ये जो क्रेडिट सेल हुआ है ये 3 महीने बाद मेरे को पैसा देगा, आफ्टर 3 मंथ्स,
आफ्टर 3 मंथ्स ही मेरे को पैसा देगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैंने बिल बना के दे दिया, अगले ने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया। अब ये पैसा, ये जो कागज का टुकड़ा है मेरे पास बिल्स है, बिल्स रिसीवेबल है मेरे पास, बिल्स रिसीवेबल है। मेरे को ये पैसा कब मिलेगा? 3 महीने बाद। मेरे को ये पैसा कब मिलेगा? 3 महीने बाद। मेरे को आज ही पैसा चाहिए, मेरे को आज ही पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को तो आज ही पैसा चाहिए, वो तो मेरे को 3 महीने बाद देगा। तो मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं बैंक के पास जाता हूं और बैंक को बोलता हूं, बैंक भाई साहब मेरे पास ये बिल्स रिसीवेबल है, इसमें ना मैंने उसको अनकंडीशनल ऑर्डर दिया है कि वो मेरे को 3 महीने बाद पैसा देगा, वो मेरे को 3 महीने बाद पैसा देगा। तो ना वो मेरे को 3 महीने बाद पैसा देगा, लेकिन मेरे को पैसा का जरूरत आज ही है, तो प्लीज आप मेरे को आज पैसा दे दीजिए, 3 महीने बाद आप उसके पास चले जाइएगा, वो आपको पैसा चुका देगा। सिंपल है, स्टोरी समझ रहे हो? स्टोरी समझ रहे हो? मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला बैंक भाई साहब मेरे को आज पैसे का जरूरत है, प्लीज आप मेरे को अभी पैसा दे दीजिए और 3 महीने बाद आप उसके पास जाइएगा, वो आपको पैसा चुका देगा। तो बैंक बोला देखिए हम आपको अभी पैसा दे देंगे, हमको 3 महीने बाद आप वापस कर रहे हैं, आप नहीं तो कोई और सही, आप मेरे को 3 महीना के लिए लोन लेंगे, आप मेरे से, आप मेरे से 3 महीना के लिए लोन लेंगे। काइंड ऑफ लोन हो गया, हेलो, काइंड ऑफ लोन हो गया। मैं उसे आज पैसा ले रहा हूं और रीपे कब कर रहा हूं? 3 महीने बाद। वो उसको 3 महीने बाद रीपे करेगा, तो 3 महीने के लिए काइंड ऑफ लोन हो गया। हम बोले हाँ सर लोन ही समझ लीजिए, मेरे पास पैसा का दरकार है लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, तो ये एक मॉर्गेज की तरह आप रख लीजिए, 3 महीने बाद इसको बेच के वापस ले लीजिएगा। बेच के मतलब क्या, उसको दिखा के वापस पैसा ले लीजिएगा और हमको अभी पैसा दे दीजिए। तो बैंक बोला भैया 3 महीने का ब्याज, 3 महीने का ब्याज, 3 महीने का ब्याज तो हम ही को बियर करना पड़ेगा, 3 महीने का ब्याज तो हम ही को बियर करना पड़ेगा। ये जो ब्याज आप बोल रहे हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये चार्जेस लगते हैं यहाँ पे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। बेसिकली क्या है? नथिंग बट इंटरेस्ट टाइप का है, इंटरेस्ट टाइप का, आप समझ लीजिए ना, इंटरेस्ट टाइप का है, ठीक है ना। आप जो इंटरेस्ट पे करते हो उसी के टाइप का है। तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो पर एनम में दिया हुआ रहता है, इंटू 3/12, इंटू 3/12 करेंगे आप, ठीक है ना। डिस्काउंटिंग चार्जेस आप इंटू 3/12 करेंगे, तो ठीक है ना, तो ठीक है ना। तो ड्रॉअर अपने बुक्स में जब बिल को डिस्काउंट करवाता है, व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? मतलब बैंक में जाके आप पहले ही पैसा लेके आ जा रहे हैं, बैंक में जाके आप पहले ही पैसा लेके आ जा रहे हैं, उसको अपन कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ड्रॉअर अपने बुक्स में क्या एंट्री करता है देखिएगा, उसका बिल तो चला गया टू बी आर, क्यों? बिल तो चला गया, बिल कहां चला गया? बिल कहां चला गया? बिल तो बैंक को दे दिया ना उसने, बिल तो बैंक को दे दिया ना उसने। तो बैंक वाला सपोज करिए उसके पास 1 लाख का बिल था, तो बैंक वाले ने क्या किया? उसको पैसा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक ने मान लीजिए उसको 98,000 ही दिया, बाकी जो 2,000 रुपीज है बैंक ने काट लिया एज डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है ना। बैंक वाले ने काट लिया एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये आपका एक एक्सपेंडिचर है, ये आपका एक एक्सपेंडिचर है, बात को समझिएगा, इसलिए डेबिट हो रहा है। देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये आपका एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट हो गया, या आपको खर्चा बियर करना पड़ेगा। 1 लाख का बिल आप उसको दे के आए हैं, वो बदले में 98,000 आपको दे दिया, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का एंट्री देखिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का एंट्री देखिए, बोलिए कोई दिक्कत? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का एंट्री देखिए। अब यहां पर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में ड्रॉई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ड्रॉई को क्या मतलब है? आप आज बैंक के पास गए, बैंक से आप पैसा लेके आ गए, ड्रॉई को कोई मतलब है? ड्रॉई के बुक्स में कोई छेड़छाड़ हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, नो एंट्री, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। उसको क्या मतलब है? आप बिल को फाड़ के फेंक दीजिए, उसको क्या मतलब है? आप किसी को भी दीजिए, वो तो अगला निश्चित है, वो बोला हमारे पास तो 3 महीना बाद आएगा कोई पैसा लेने, तब तक हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आप उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, आप उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, वो अपना चुपचाप निश्चिंत होकर बैठा हुआ है, एकदम से मस्ती में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ड्रॉई को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो नो एंट्री इन द बुक्स, ठीक है। डिस्काउंटिंग का एंट्री क्लियर है, डिस्काउंटिंग का एंट्री क्लियर है। अब ड्यू डेट जब आया, ड्यू डेट जब आया, ठीक है भैया, बैंक के बुक्स में क्या एंट्री होगा? आपको बैंक का बुक तो बनाना ही नहीं है ना, आपको तो इन दोनों का बुक से मतलब है, ठीक है ना, आपको इन दोनों के बुक से मतलब है, बैंक का बुक तो आपको बनाना ही नहीं। ड्यू डेट जब आया तो फिर वही दो बातें, या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, दोनों में से कुछ एक कहानी है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे तो कोई एंट्री है नहीं, यहाँ पर तो कोई एंट्री है नहीं, ठीक है ना। तो फिर ड्यू डेट जब आएगा तो क्या तो ऑनर होगा
या डिसऑनर होगा। दोनों में से कुछ एक ही कहानी होगा, या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। देखते हैं ड्यू डेट में क्या होता है। अगर ऑनर हो गया, अगर ऑनर हो गया, ड्यू डेट आया, 3 डेज हम ग्रेस का ऐड कर दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, और मैच्योरिटी डेट पे बैंक उसके पास गया, ऑनर हो गया, ऑनर हो गया मतलब उसने पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट कर देगा, बैंक के पास पैसा आ जाएगा, बैंक अपने घर में बैठा है, तो मेरे बुक्स में क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। मेरे बुक्स में क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं एंट्री होगी भैया? मेरे बुक्स में क्यों नहीं एंट्री होगी? अरे यार मेरे बुक्स में क्या एंट्री होगी? ऑनर हुआ, बैंक उसके पास गया, उसने बैंक को पैसा दे दिया, तेरे को क्या मतलब है? तेरे को कोई मतलब है? तेरे को कोई छेड़छाड़ी हुआ? तेरे जीवन में कुछ भौचाल टाइप का कुछ आया? कुछ नहीं हुआ, तो अपना शांति से बैठा है, वो गया, उसे पैसा लिया, वो अपना शांति से बैठा, वो भी बैठा शांति से, वो भी बैठा शांति से, हम भी बैठा शांति से, तो तेरे बुक्स में कोई एंट्री नहीं है। लेकिन इसके बुक्स में एंट्री होगा, इसके बुक्स में एंट्री होगा। क्यों? इसने तो पेमेंट किया ना भाई, इसने तो पेमेंट किया ना, ड्रॉई जो पेयर है उसने तो पेमेंट किया ना, उसने पेमेंट किया तो क्या लिखेगा? टू बैंक, टू बैंक, उसने पेमेंट किया तो वो लिखेगा टू बैंक, ठीक है ना। और डेबिट क्या करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सॉरी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। वो अपनी लायबिलिटी खत्म करेगा, क्योंकि उसकी जो लायबिलिटी थी उसने पे कर दिया, उसकी जो लायबिलिटी थी उसने पे कर दिया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर है? ऑनर का एंट्री क्लियर है, इसके बुक्स में नहीं होगा, इसके बुक्स में होगा। डिस्काउंटिंग का एंट्री क्लियर है, इसके बुक्स में होगा, इसके बुक्स में नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब आता है कहानी डिसऑनर का। डिसऑनर का मतलब क्या हुआ? डिसऑनर का मतलब क्या हुआ? बैंक गया उसके पास, बैंक गया ड्रॉई के पास और बोला भाई पैसा दे। बोला पैसा? कौन सा पैसा? नहीं है पैसा। पैसा? कौन सा पैसा? नहीं है पैसा, वापस भेज दिया। तो बैंक को थोड़ा सा गुस्सा आया कि भाई ये क्या बात हुआ, उसको पैसा देना था, वो दिया नहीं। बैंक मेरे को फोन किया, बैंक मेरे को फोन किया, बोला अंकित जी वो तो पैसा नहीं दे रहे। हम बोला अरे आप मजाक क्यों कर रहे हैं, आप एक बार उसको चाहिए, उसको बोलिए वो पैसा दे देगा, वो बोला था, हम उसको ऑर्डर दिया था, 3 महीना बाद वो पेमेंट करेगा, वो पेमेंट करेगा। बैंक का गुस्सा हो गया, बोला साला वो पेमेंट कर नहीं रहे, ये बोलता जाइए जाइए पेमेंट लेके आइए, तो हम क्या करें? तो बैंक क्या किया, बैंक क्या किया, बैंक एक सरकारी आदमी को उठाया जिसको हम कहते हैं नोटरी, नोटरी, ठीक है ना। बैंक एक सरकारी आदमी को उठाया जिसको हम कहते हैं नोटरी, सरकारी आदमी, सरकारी आदमी, इसका काम क्या है ना, नोट करना, नोट करना, लिख लेना, जो भी हादसा होता है ना ये लिख लेता है, जो भी हादसा होता है लिख लेता है। उसके लिए थोड़ा सा फीस चार्ज करता है जिसको हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस, थोड़ा सा फीस चार्ज करता है जिसे हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? नोटिंग चार्जेस, ठीक है, नोटिंग चार्जेस कहते हैं। तो बैंक वाला क्या करता है, नोटरी को अपने साथ लेके जाता है, बोलता है चल बेटा तुम चल, तुमको हम बताएंगे, देखो मेरे साथ क्या सलूक करता है। तो बैंक नोटरी को साथ में लेके ड्रॉई के पास जाता है, ड्रॉई को बोलता है भाई पैसा दे। तो ड्रॉई वही सेम बात बोलता है, भाई तेरे को बोला ना पैसा नहीं है, कैसा पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ यहाँ से जाओ, बार बार आ जाते हो, अभी तुम क्या दूसरे आदमी को साथ में लेके साबित क्या करना चाहते हो, जो भी है। और नोटरी क्या कर रहा है, वो सारी बातें लिख ले रहा है, वो सारी बातें लिख ले रहा है कि भाई बैंक वाला आया था, इससे पैसा मांग रहा था, बिल दिखाया था, बिल सब कुछ वैलिड था, वो बोला पैसा नहीं देंगे, सब बातें वो नोटिंग में कर लिया। अब बैंक आता है और मेरे को बोलता है, हम कौन है, ड्रॉवर, बैंक आता है मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है अंकित जी अब आप आइए, अब आप आइए हमारे पास। हम गए उसके पास, हमारा क्या हुआ, बोला देखिए हम उसके पास पेमेंट मांगने गया तो पेमेंट नहीं दे रहे, वो पेमेंट नहीं दे रहे, सुनिएगा बात को, हम उससे पेमेंट मांगने गया था, वो पेमेंट हमको नहीं दे रहे, हम उससे पैसा मांगने गया था, वो हमको पेमेंट, हम बोले भैया हम आपको बोला ना उसके पास जाइए तो सही। बोला देखिए हम गया था, मेरे पास ये नोटिंग किया हुआ पेपर पड़ा हुआ है, हम नोटरी को साथ में लेके गया था, देखिए सरकारी आदमी का मुहर लगा हुआ है, स्टाम्प लगा के साइन करके स्टाम्प मार के देता है, सरकारी आदमी का मुहर लगा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है, और उसने बकायदा ये मौके वादात पे मौजूद था और उसने लिखा है कि हम पैसा मांगने गया था, वो पैसा हमको नहीं दिया। तो हम बोला अब क्या करेंगे बैंक जी, लांकी सी देखिए हम तो आपको 3 महीना का बोल के पैसा दिए थे, हम तो आपको 3 महीना का बोल के पैसे दिए थे, तो अब ये पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। तो डिसऑनर के केस में मेरे अकाउंट से पैसा निकल जा रहा है, ड्रॉअर के अकाउंट से टू बैंक हो जा रहा है, जो अपने बिल बनाए थे 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए तो वो मेरे से लेगा ही, बैंक 1 लाख रुपए तो मेरे से लेगा ही, प्लस मेरे को और एक बात बोलेगा, सुनिए अंकित जी 5,000 रुपया नोटरी का लगा मेरे को, 5,000 रुपया नोटरी वाला, वो जो नोटरी वाला सरकारी आदमी गया था ना, वो मेरे से 5,000 रुपया लिया था, तो वो आपको देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा।
तो हम बोला ठीक है भाई अब क्या करेंगे, हम बोले ठीक है भाई क्या करेंगे, मेरे को तो चुकाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, हम तो दे दिए। मेरे बैंक से 1,05,000 रुपया निकल गया, मेरे बैंक से 1,05,000 रुपया निकल गया, ठीक है ना, मेरे बैंक से 1,05,000 रुपया निकल गया। हम आए, हम आने के बाद ड्रॉई को फोन किए, हमने हेलो क्या बात हुआ भाई, आपका तो आज डेट था, 3 महीना हो चुका है, आपको पेमेंट करना था, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया। तो बोलता है सॉरी भाई देख पैसा का बहुत तंगी चल रहा है, आज एकदम मेरे पास पैसा नहीं था तो हम नहीं कर पाया पेमेंट, सॉरी यार हम पेमेंट नहीं कर पाया। तो बोला यार तुम तो पेमेंट नहीं किया, लेकिन अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बोला भाई मेरे को 2 महीने का टाइम और दे दे, या जो भी बात है 2 महीने का टाइम और दे दे, हम तेरे को पेमेंट कर देगा, ठीक है ना, हम तेरे को पेमेंट कर देगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम उसको बोला भाई सुन सुन 1 लाख रुपया पेमेंट नहीं करना है। बोला हाँ 1 लाख करना है। बोला नहीं 1,05,000 करना है। बोला भाई 1,05,000 क्यों, 1,05,000 क्यों। मैंने कहा सुनो तुम जो ये पेमेंट नहीं किए ना, तो बैंक वाला वो नोटरी को लेके आया था साथ में, वो नोटिंग चार्जेस का खर्चा भी बैंक वाला हमसे लिया है, वो नोटिंग चार्जेस का खर्चा भी बैंक वाला हमसे लिया है, तो हम क्यों बियर करेंगे, हम क्यों बियर करेंगे, तुम्हारी गलती की सजा मैं क्यों भोगूं। तो सुनो अब 1 लाख नहीं 1,05,000 रुपया हम तुमसे पाते हैं, 1,05,000 रुपया हम तुमसे पाते हैं। तो डेबिट क्या करेंगे, हम वापस से डेटर अकाउंट को वापस से हम डेबिट कर देंगे, और इस बार डेटर मेरा 1 लाख से नहीं बल्कि 1,05,000 से आएगा। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, आप एक चीज नोट कर रहे हैं, नोटिंग चार्जेस भले ही मेरे अकाउंट से पे हुआ है लेकिन मेरे बुक्स का खर्चा नहीं है, नोटिंग चार्जेस भले ही मैंने पे किया है लेकिन वो मेरा खर्चा नहीं है, जबकि ये डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे बुक में एक्सपेंडिचर की तरफ बुक हुआ, डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंडिचर की तरफ बुक हुआ, देखिएगा ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हो रहा है, लेकिन नोटिंग चार्जेस नहीं हो रहा है, क्यों, डिस्काउंटिंग मैंने करवाया था, मुझे पैसों की जरूरत चलती थी, तो ये खर्चा मैं बियर करूंगा, लेकिन ये नोटिंग चार्जेस जो है ये मेरे वजह से नहीं आपके गलती की वजह से हुआ, ड्रॉई तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तो तुमको पे करना पड़ेगा, हम नहीं पे करेंगे, मेरे बुक्स में कोई खर्चा बुक नहीं होगा, मेरे बुक्स में 1 लाख की जगह 1,05,000 का डेटर खड़ा हो गया, ठीक है ना। और डिसऑनर के केस में सिमिलरली ड्रॉई अपने बुक्स में क्या करेगा, वो बीपी अकाउंट को क्रेडिट करेगा, बीपी अकाउंट को डेबिट करेगा सबसे पहले, क्योंकि उसका बिल जो 1 लाख का था वो तो मैच्योर हो गया, बिल जो 1 लाख का था वो तो मैच्योर हो गया, तो बिल तो खत्म, प्लस उसको लिखना पड़ेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस, वो अपने बुक्स में खर्चा बुक करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस 5,000 का, डिस्काउंटिंग चार्जेस 5,000 का, और वो लिखेगा टू क्रेडिटर, उसके बुक्स में क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा 1,05,000, 1,05,000 का क्रेडिटर उसके बुक्स में खड़ा हो जाएगा। बोलिए देखिएगा क्या हुआ, ये खर्चा इसके बुक्स में रिकॉर्ड होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस वाला खर्चा, सॉरी गलत, बच्चा लोग बोलता भी नहीं है, गलत, डिस्काउंटिंग चार्ज कौन सा खर्चा, हाँ नोटिंग चार्जेस वाला खर्चा, एकदम क्लियर बोल रहे हो बच्चा, नोटिंग चार्ज वाला खर्चा यहां पर चला जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्ज तो इसी को देना था, ये नोटिंग चार्ज है, सुनिएगा नोटिंग चार्जेस, यहां देखिएगा नोटिंग चार्ज वाला खर्चा बियर कौन करता है, ड्रॉई। तो आपको ये क्वेश्चन भी दे सकता है, नोटिंग चार्जेस बोर्न बाय ड्रॉई, ऑलवेज ड्रॉई बियर करेगा, फाइनली ड्रॉई बियर करेगा, एक बार तो बैंक पे कर देता है, बैंक इससे वसूली कर लेता है, ये इससे वसूली करेगा, ठीक है ना, तो फाइनल जो बियर कर रहा है वो ये बियर कर रहा है, ड्रॉई बियर कर रहा है। बोलिए डिस्काउंटिंग क्लियर है क्या, जल्दी से देखिए, डिस्काउंटिंग क्लियर है क्या, क्लियर है तो सीएल लिख के बताइएगा जल्दी से। ठीक है, सब पुरानी बातें ताजा हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी पुरानी बातें हैं, ठीक है ना, आप लोग को सब पता होगा, जस्ट एक रिवीजन हो रहा है, फटाक से जल्दी से क्विक रिवीजन जिसको हम कहते हैं,
क्विक रिवीजन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ अब अपने आते हैं केस 3 में एंडोर्समेंट। केस 3 में एंडोर्समेंट ऑफ बिल। केस 3 है एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, कहानी सुनिएगा कैसी कहानी है, कहानी सुनिएगा कैसी कहानी है। एंडोर्समेंट ऑफ बिल की कहानी सुना लो, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है पास ऑन करते हैं। सपोज करिए हम ड्रॉअर है, मैंने क्रेडिट सेल किया था किसी को, मैंने क्रेडिट सेल किया और वो ड्रॉई है, तो मैंने उसके ऊपर बिल बना दिया, सब कुछ हो गया, बीआर मेरे हाथ में है, बीआर मेरे हाथ में है, ठीक है, बीआर मेरे हाथ में है, सुनिएगा, बीआर मेरे हाथ में, ओके रेडी, बीआर मेरे हाथ में। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, बीआर मेरे हाथ में है, मेरे को मतलब ड्रॉअर को किसी और को पेमेंट करना है, आई हैव टू पे टू समवन, ओके। तो मेरे पास कैश नहीं है, मगर मेरे पास एक एसेट है, ये एसेट है, बीआर एक एसेट। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा देख मेरे पास अभी कैश नहीं है, तुम ये रख ले, ये रख ले, और 3 महीने बाद वो ड्रॉई जो है वो पेमेंट करेगा, तुम उसके पास जाके पेमेंट ले लेना। सिंपल बात है, सिंपल बात है। हेलो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ये एसेट है, ये तुम रख ले और 3 महीने बाद तुम उसके जाके पास पैसा ले लेना। देख मेरे पास अभी पैसा है नहीं, पैसा आएगा भी, 6-7 महीने का टाइम लगेगा, तो हम तेरे को अभी दे दे रहे हैं, तू जाके पेमेंट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो ना, बिफोर आई स्टार्ट विद एंडोर्समेंट, मैंने तुम लोग को बता दिया था, एक बार कंफर्म करके बताना, डिस्काउंटिंग चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज तो कैलकुलेट करने का दरकार नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, नोटिंग चार्ज तो दिया हुआ रहता है। डिस्काउंटिंग चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है ना तुम लोगों को। अरे बाबा सपोज करो 1 लाख का बिल है, बैंक बोल रहा है 10% के हिसाब से ब्याज लेगा, और आप 3 महीना पहले डिस्काउंटिंग करा रहे हैं, 1 लाख का बिल 10% ब्याज, 3 महीना का डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि आप 3 महीने का उधार ले रहे हैं। सपोज करिए आपने 1 अप्रैल को बिल बनाया 3 मंथ्स के लिए, देखिएगा आपने 1 जनवरी को 2020 को बिल बनाया 3 मंथ्स के लिए, आप बैंक के पास गए 1 फरवरी 2020 को और बोले डिस्काउंटिंग करवाना है। आप बैंक के पास गए 1 फरवरी को, 1 जनवरी को आपने बिल बनाया, बैंक के पास गए 1 फरवरी को और बोले कि हमको डिस्काउंटिंग करवाना है, तो बैंक आपसे कितना महीने का ब्याज देगा, 1 लाख। अगर 10% सपोज ब्याज का रेट लेता है तो कितने महीने का लेगा बताइए, कितने महीने का लेगा बताइए, बताइए कितने महीने का लेगा, हाँ बोलो। भैया वीडियो पॉज हो गया। ठीक है ना, आप 1 जनवरी को बिल बनाए 3 मंथ्स के लिए, 1 जनवरी को बिल बनाए 3 मंथ्स के लिए, आप 1 फरवरी को बैंक के पास गए, बोले डिस्काउंटिंग कराना है, तो बैंक आपसे 1 लाख का बिल है, 10% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करेगा, तो कितने महीने का ब्याज लेगा आपसे, बोलिए कितने महीने का ब्याज लेगा, बोलिए बोलिए कितने महीने का ब्याज लेगा, बोलिए 2 महीने का ब्याज लेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि 3 महीने का तो टोटल बिल ही था, 3 महीने का तो टोटल बिल ही था, ठीक है ना। तो आप 1 महीने बाद गए हैं वहां पे, 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ आप गए हैं, तो आप तो 2 ही महीने का उधार लेंगे ना उससे, जितने दिन का आप उधार ले रहे हैं बस उतना ही ब्याज आपसे बैंक लेगा, ठीक है ना। तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करना था, ये मैंने थोड़ा सा लगता है पॉइंट मिस कर दिया था, इसलिए मैं एक बार यहाँ पे समझा दिया, कोई बड़ा बात नहीं, ये बच्चे मैनेज भी कर लेते हैं। कमिंग बैक टू एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट के केस में क्या था, मेरे को किसी को पेमेंट करना था, मेरे पास पैसा नहीं था, बीआर था, तो मैंने उसको बीआर दे दिया, पेमेंट की जगह मैंने उसको बीआर दे दिया, उसको बोल दिया भाई तू जाके उससे ले लेना, ठीक है ना। तो मेरे बुक्स में एंडोर्समेंट का एंट्री क्या होगा सुनिएगा, हमको बोला जाता है एंडोर्सर, एंडोर्सर, ठीक है ना, और जिसको हम देंगे उसे बोला जाएगा एंडोर्सी, उसको बोला जाएगा एंडोर्सी, ठीक है ना। आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, एंडोर्सी का बुक्स बनाने भी बोल देता है, बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन क्या पता दे दे एंडोर्सी का बुक्स बनाना। हम लोग एंडोर्सी का बुक्स बनाना बाद में सोचेंगे, अभी हम लोग को ना खाली इन दोनों के बुक्स के बारे में फोकस करना है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी बुक्स यही है, ठीक है। तो हम हैं एंडोर्सर, हम अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, मेरा बीआर तो चला गया,
मेरा बीआर तो चला गया, 1 लाख रुपए का बीआर था, वो कहां चला गया, किसके पास चला गया, मैंने किसको दे दिया, मैंने एंडोर्सर ने एंडोर्सी को दे दिया, ठीक है ना। तो मेरा वो कौन था, वो क्रेडिटर था, मेरी लाइबिलिटी पे कर दी मैंने लाइबिलिटी पे कर दी, 1 लाख की मेरी लाइबिलिटी थी, 1 लाख की मेरी लाइबिलिटी थी, मैंने पे कर दी, 1 लाख की लाइबिलिटी थी, मैंने पे कर दी, 1 लाख की लाइबिलिटी थी, मैंने पे कर दी। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है, मान लीजिए मेरा 1,20,000 का लाइबिलिटी था, मेरा 1,20,000 का लाइबिलिटी था, हम उसको बोला देख भाई 1 लाख का बिल ले ले, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दे, 1 लाख का बिल ले ले, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दे, वो भी राजी हो गया, वो भी राजी हो गया। तो मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है ना, टू डिस्काउंट रिसीव हम लिखेंगे 20,000 रुपए का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, 20,000 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, 20,000 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना। तो एंट्री देखा, एंडोर्समेंट का एंट्री क्या है, एंडोर्समेंट का एंट्री क्या है, ये एंट्री है, ठीक है ना। सेलर मतलब बायर के बुक्स में क्या होगा, ड्रॉई के बुक्स में क्या होगा, कोई एंट्री नहीं होगा। इसके बुक्स में एंट्री क्यों होगा, इसके बुक्स में एंट्री क्यों होगा, अरे भैया बिल आपके हाथ में है, आप ड्यू डेट के पहले बिल को उसको दो, बैंक से डिस्काउंट कराओ, किसी को एंडोर्स करो, उसको क्या मतलब है, उसको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिर ड्यू डेट आया, फिर ड्यू डेट आया, ड्यू डेट के केस में फिर दो ही कहानी, क्या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, क्या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, दोनों में से एक कहानी है, क्या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। ठीक है ना, वही कहानी, क्या तो ऑनर क्या डिसऑनर, क्या ऑनर क्या डिसऑनर, ठीक है ना। अब देखिए ऑनर अगर हो गया, ऑनर अगर हो गया, ठीक है ना, बिल का ऑनर का अगर बात करें, बिल अगर ऑनर हो गया, ठीक है, तो ऑनर के केस में क्या बोलेंगे, ऑनर के केस में क्या हुआ होगा, वो एंडोर्सी ड्रॉई के पास गया, एंडोर्सी ड्रॉई के पास गया है, ठीक है ना, एंडोर्सी ड्रॉई के पास गया, वो उसको पेमेंट कर दिया, खेला खत्म, मेरे को कुछ हुआ, मेरे को कुछ हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, एंडोर्सी उसके पास गया, वो उसको पेमेंट दे दिया, बस हो गया, खेला खत्म, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मेरे बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा, ऑनर का मेरे बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा। और ड्रॉई के बुक्स में क्या आएगा, वो तो उसका जो बीपी का जो लायबिलिटी था वो खत्म हो गया, टू वो कैश या बैंक जैसे भी है पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। आप एक चीज देख रहे हैं, आप एक चीज देख रहे हैं, ऑनर का एंट्री ड्रॉई के बुक्स में हमेशा सेम ही है, बीपी टू कैश या बैंक, बीपी टू कैश या बैंक, बीपी टू कैश या बैंक, ऑनर का एंट्री इसके बुक्स में सेम ही एक ही एंट्री होता है। अब डिसऑनर के केस में क्या, डिसऑनर के केस में क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, डिसऑनर के केस में क्या हुआ सुनिएगा, डिसऑनर के केस में क्या हुआ, हाँ डिसऑनर के केस में क्या हुआ, वो पेमेंट किया नहीं, वो उसके पास गया, वो पेमेंट किया नहीं, फिर वही नोटिंग चार्जेस वाला लफड़ा, वो हमको फोन किया, बोला अंकित जी आप तो बोले तो पेमेंट कर देगा, पेमेंट तो नहीं कर रहा, हमने ऐसे कैसे नहीं कर रहा भाई, आप उसके पास जाइए, बोला हम गए थे, वही सेम काम किया, वही नोटरी को लेके गया, वही नोटिंग चार्जेस वाला लफड़ा वो लेके आया, फिर हमको बोला देखिए हम तो नोटरी भी करा लिए, अब वो पैसा ही नहीं दे रहा है, तो मेरे बुक्स में वापस से एक लायबिलिटी खड़ा हो जाएगा, मेरे बुक्स में वापस से एक लायबिलिटी खड़ा हो जाएगा, क्रेडिटर के नाम से वापस वो 1 लाख रुपया मेरे से डिमांड करेगा, वापस 1 लाख रुपया मेरे से डिमांड करेगा। हम बोले अरे साहब ये 1 लाख रुपया क्यों डिमांड कर रहे हैं मेरे से, आप तो मेरे को सॉरी 1,20,000 सॉरी 1,20,000 वो मेरे से डिमांड करेगा, बोला भाई 1,20,000 क्यों डिमांड कर रहे हो, तुम तो 1 लाख पे कर रहे थे ना काम, तुम तो 1 लाख पे कर रहे थे ना, बोला नहीं देखिए हम आपको 20,000 का जो डिस्काउंट दिए थे, हम आपको जो 20,000 का डिस्काउंट दिए थे, ठीक है ना, वो अब डिस्काउंट नहीं चलेगा, क्योंकि हम डिस्काउंट आपको इसीलिए दिए थे क्योंकि आप पेमेंट कर रहे थे, वो आप पेमेंट कर रहे थे, लेकिन आपका तो पेमेंट हुआ नहीं, आपको तो पेमेंट हुआ नहीं, तो हमको डिस्काउंट किस बात का देंगे, हेलो हम आपको डिस्काउंट दे रहे थे पर आपको तो पेमेंट हुआ नहीं, तो हम डिस्काउंट किस बात का देंगे, हम तो डिस्काउंट देंगे नहीं, रैदर हम 1,20,000 नहीं बल्कि 5,000 और लेंगे आपसे, 5,000 और लेंगे। हम बोले भाई ये 5,000 क्या चीज का, ये 5,000 क्या चीज का, बोला अंकित जी हम ना नोटरी को कर लेके गए थे, नोटरी को लेके गए थे, तो वो नोटिंग चार्जेस हमारा लगा है, तो वो नोटिंग चार्जेस भी आप ही को देना पड़ेगा, वो नोटिंग चार्जेस हमारा लगा है, तो नोटिंग चार्जेस भी आप ही को देना पड़ेगा, तो कुल मिला के 1,25,000 रुपया हम आपसे पाते हैं,
ठीक है ना, 1,25,000 रुपया हमारे पास है। देखिएगा डिसऑनर जब डिस्काउंट हुआ था तो बैंक से निकल गया था पैसा, ये डायरेक्ट बैंक पे तो कब्जा नहीं किया, लेकिन मेरा क्रेडिटर वापस आके खड़ा हो गया। ठीक है, तो हम भाई उसको फोन किया ड्रॉई को, हमारे भाई क्या हुआ, बोला सॉरी यार वही पैसा नहीं है, वही कहानी गया, वही कहानी गया। हाँ बोलो। इसको पेमेंट करना कंपलसरी नहीं होता इसको क्रेडिटर को? इसको हाँ अब पे कर देंगे, रुक जाओ। तो कंपलसरी अभी पे करना कंपलसरी नहीं है, अभी के अभी हम उसको पे करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो अपने क्रेडिटर ही लिखेंगे ना, क्रेडिटर लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे। ठीक है ना, अभी पे करना कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, हम उसको फोन किया, बोले भाई ऐसा ऐसा बात है। बोला ठीक है यार अंकित अब क्या करें, हमको थोड़ा सा और टाइम दे दे, तो जो भी है। तो मेरे बुक्स में क्रेडिटर और डेटर दोनों आ गया। अब डेटर अकाउंट में जब डेबिट किया तो मेरा 1 लाख का बीआर था देखिए, तो हम उसको बोले भाई 1 लाख तो तेरे को देना है प्लस 5,000 रुपया तेरे को और देना पड़ेगा। क्या चीज का 5,000 रुपया देना पड़ेगा, क्या चीज का 5,000 रुपया देना पड़ेगा। हम बोले भाई वो नोटिंग कराया, नोटिंग का खर्चा उसका लगा है, वो तो तेरे को बियर करना पड़ेगा, तो तेरे को कुल मिला के 1,05,000 रुपया देना पड़ेगा, 1,05,000 रुपया तेरे को देना पड़ेगा। तो अभी भी देखो जनरल मैच नहीं हो रहे, जनरल मैच नहीं हो रहे, तो क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, ये जो इनकम आप बुक किए थे ना, आप जब एंडोर्समेंट किए थे, तो ये जो इनकम बुक किए थे वो इनकम अब आपका खत्म हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड का जो इनकम था वो मजा आप नहीं ले पाएंगे, वो डिस्काउंट रिसीव्ड के मजा को आपको खत्म करना पड़ेगा। क्यों क्यों, क्योंकि अब वो डिस्काउंट नहीं दे रहे। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोला रहेगा कि नहीं डिस्काउंट वो दे देगा, कोई बात नहीं है, वो वापस इतना ही रुपया मांग रहा है, 1 लाख ही मांग रहा है, तो भले ही आपको डिस्काउंट वाला एंट्री यहाँ पे मत करिए। लेकिन जनरल केस में यही होता है, जनरल केस में यही होता है कि भैया वो तो पूरा ही पैसा मांगेगा, वो आपको डिस्काउंट इसलिए दे रहा था क्योंकि आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे थे। अब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट तो कर नहीं रहे, रादर आप जब करने गए तो वो डिसऑनर हो गया, बिल का डिसऑनर हो गया, प्रॉम्प्ट पेमेंट उसको मिला नहीं, तो वो अब आपको डिस्काउंट किस बात का देगा, वो आपको डिस्काउंट किस बात का देगा, तो वो अपना डिस्काउंट विड्रॉ कर लेता है, तो वापस आपका वो आपका जो इनकम है उसको रिवर्स करके खत्म करना। ये है डिसऑनर की एंट्री। अब वही तरीके से डिसऑनर की एंट्री अगर आप देखें तो यहां पर ये क्या पास करता है, ये क्या पास करेगा, ये पास करेगा, इसके बुक्स में वापस से क्रेडिटर आ गया, इसके बुक्स में वापस से क्रेडिटर आ गया, टू क्रेडिटर। कितना रुपया देना पड़ेगा, 1,05,000 देना पड़ेगा, और बीपी इसका कैंसिल हो गया, बीपी अकाउंट डेबिट 1 लाख का बीपी कैंसिल हो गया, और नोटिंग चार्जेस इसको बियर करना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस इसको बियर करना पड़ेगा 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का नोटिंग चार्जेस इसको बियर करना पड़ेगा। सॉरी लाख होगा भाई, लाख होगा भाई, हम 1,000 में मिलने लग गए अचानक से। ठीक है, हाँ अभी ठीक, अभी ठीक, अभी ठीक है। नोटिंग चार्जेस इसको बियर करना पड़ेगा। देख लिया, एंडोर्समेंट के केस में, एंडोर्समेंट के केस में एंडोर्समेंट का ये एंट्री है, ऑनर हो गया तो इसके बुक्स में कुछ नहीं, इसके बुक्स में ये, और डिसऑनर हो गया तो ऐसा ऐसा कहानी। बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है, एंडोर्समेंट की कहानी क्लियर है, एंडोर्समेंट की कहानी क्लियर है, देखिएगा प्लीज, क्लियर है। ओके क्लियर है, क्लियर है, अभी तक जो किया अपने क्लियर है, डिसऑनर हो गया था, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। अब अपने क्या सीखने वाले हैं, देखिए अब अपने कंसेप्ट सीखने वाले हैं, रिन्यूअल, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। व्हाट इज दिस रिन्यूअल ऑफ अ बिल, रिन्यूअल ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब डिसऑनर हो जाता है, जब डिसऑनर हो जाता है तो वो सामने वाला ड्रॉई क्या बोलता है, सामने वाला ड्रॉई क्या बोलता है कि भाई देख गलती हो गया, भाई देख गलती हो गया। डिसऑनर जब हो जाता है तो क्या होता है, डिसऑनर जब क्या होता है, डेटर अकाउंट वापस आ जाता है, डेटर अकाउंट वापस आ जाता है, या तो डेटर अकाउंट टू बीआर होता है ऐसा, या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है ऐसा है, तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं, या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट ऐसा, याद आ रहा है तुम लोग को, याद आ रहा है तुम लोग को।
हेलो 1 2 3 रिटेंशन, डिस्काउंटिंग, इंडोर्समेंट, ठीक है ना। तीनों अकाउंट में, तीनों केस में वो आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पर तो मान लीजिए 1 लाख का रहता है, यहाँ 1,05,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 1,05,000 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नोटिंग चार्जेस फिर भी नहीं लगता है। हम भी कराएंगे तो मान लो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा अगर हम भी नोटिंग कराने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर वो डेटर अकाउंट खड़ा हो जाता है, डेटर अकाउंट खड़ा हो जाता है। तो वो मेरे को बोलता है कि भाई अंकित एक काम कर, तू मेरे को दूसरा बिल बना के दे दे, मेरे को 2 महीने का समय और दे दे, रिन्यू कर दे, तू मेरे को 2 महीने का समय और दे दे, दूसरा बिल बना के दे दे, तो हम तेरे को फिर से पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना, हम तेरे को फिर से पेमेंट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूं, उसको एक नया बिल बना के देता हूं। तो मैंने कहा देख भाई, मैंने पहले से ही तेरे को 3 महीने का टाइम दिया था, ठीक है, तू उसमें पेमेंट नहीं किया। अब मेरे बिजनेस का यही पॉलिसी है कि हम 3 महीने का ही मैक्सिमम टाइम देते हैं। अब तुम मेरे से 2 महीने का और टाइम मांग रहा है, ये 2 महीने का तेरे को ब्याज देना होगा। You have to pay me the interest. You have to pay me the interest. बोला ठीक है अंकित भाई, अब यही बात है तो ले लेना इंटरेस्ट, ले लेना इंटरेस्ट, कितना रुपया देना है। हम बोला देख भाई तेरे को 1,05,000 रुपया देना है, इसको भी 1,05,000 ही बना देते हैं, ठीक है ना, इसको भी 1,05,000 मान ले, हम इससे भी नोटिंग चार्जेस, ठीक है, इससे भी नोटिंग चार्जेस, ठीक है, हम नोटरी करवा लिए, ठीक है। तो हम बोले भाई तेरे को 1,05,000 देना है। हम बोला अच्छा तो ब्याज कितना लोगे, मेरे से पूछ रहा है ब्याज कितना लोगे, हम बोला 10% पर है। तो बोला देखिएगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, देखिएगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, 1,05,000 रुपया के ऊपर 10% के हिसाब से 2 महीने का टाइम और मांग रहा है वो, 2 महीने का टाइम और मांग रहा है, तो 2 महीने का ब्याज लगेगा, 2 महीने का ब्याज लगेगा, तो कितना होगा 1,05,000 इंटू 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, कितना पड़ रहा है 1750। तो अब जो नया बिल मैं बनाऊंगा, अब मैं नया बिल जो बनाऊंगा वो बनेगा 106,750, ये BR1 बनेगा, BR1 का मतलब क्या हुआ, नया बिल बन गया, नया बिल बन गया। तो मैं जब नया बिल बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा BR1 अकाउंट डेबिट, BR1 अकाउंट डेबिट 106,750 टू डेटर मेरा कितने का था, 1,05,000 का मेरा डेटर था, बाकी टू इंटरेस्ट मैं लिखूंगा 1750। देखिएगा देख लीजिए प्लीज, देख लीजिए प्लीज 1750, देख लीजिए प्लीज। क्लियर है, बोलिए ये क्या हो गया, रिन्यूअल ऑफ अ बिल, रिन्यूअल ऑफ अ बिल, बोलिए क्लियर है, रिन्यूअल ऑफ अ बिल क्लियर है आप लोगों को, रिन्यूअल ऑफ अ बिल क्लियर है। रिन्यूअल जब भी होगा ना, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप लोगों को अलग से करके दिखाना पड़ेगा, रिन्यूअल जब भी होगा ना आपको ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से करके दिखाना पड़ेगा, ये आप लोग करके दिखा दीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट है, जितना भी बिल का डेटा का अमाउंट है उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा, जो महीना का हिसाब होगा वो करके नया बिल उस अमाउंट से बनेगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे लोग क्या होते हैं ना, इसी एंट्री को ब्रेक करके दिखाते हैं, इस एंट्री को ब्रेक करके दिखाते हैं। उन लोग क्या करते हैं, पहले की एंट्री पास करते हैं, यहाँ उन लोग लिखते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1750 का इंटरेस्ट लोग यहाँ पे लगा देते। तो उन लोग बोलते भैया अब देखिए 1,05,000 का डेटर यहाँ, 1750 का यहाँ, तो अब आप नया एंट्री पास करिए। अब आपका जो रिन्यूअल का एंट्री होगा वो होगा BR1 अकाउंट डेबिट टू डेटर 106,750। ये कोई बच्चे ऐसे एंट्री करना चाहते हैं, कोई बच्चे ऐसा एंट्री करना चाहते हैं, ये दोनों एंट्री पास करना चाहते हैं, ये दोनों एंट्री। हम बोलते हैं एक ही एंट्री पास कर दो, एक ही बात,
एक ही बात है, आपका मन चाहे आप ऐसा 2 कर दीजिए, आपका मन चाहे आप ऐसा कर दीजिए, नरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिगर्स अगर सही रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा चीज, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है, रिव्यू वाला बिल क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन है, मतलब एक टॉपिक है जिसका नाम है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल टॉपिक का नाम है, देखिएगा रिटायरमेंट ऑफ बिल। रुकिएगा प्लीज, रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है ना। ओके ना, रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है, पहले टॉपिक समझ लीजिए, बाद में एंट्री बता देंगे, ठीक है ना। सपोज करिए आपने 1 तारीख को बिल बनाया, 1 जनवरी को बिल बनाया 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स, ठीक है। आपने 1 तारीख को बिल बनाया 3 मंथ्स का, तो आपका जो पड़ेगा फरवरी मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल को आपका ड्यू डेट पड़ रहा है, मैच्योरिटी डेट आ रहा है 4 अप्रैल। देखो 1 तारीख को बनाया 3 मंथ्स का, 1 तारीख को बनाया 3 मंथ्स का, तो 1 अप्रैल प्लस 3 दिन, 1 अप्रैल प्लस 3 दिन, 4 अप्रैल को बन रहा है, 4 अप्रैल को बन रहा है। आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप इसी दौरान बीच में आप मान लीजिए 1 मार्च को ही चले गए या 4 मार्च को चले गए, 4 मार्च को आप, सॉरी आपने बिल बनाया, आपने बिल बनाया, अब वो आपके पास ड्रॉई आपके पास 4 मार्च को ही आ गया, ड्रॉई पेमेंट करना था, वो 4 मार्च को ही आपके पास आ गया और बोला कि अंकित जी आपका तो ड्यू डेट 4 अप्रैल पड़ रहा था, हम 4 मार्च को ही आ गए हैं, 1 महीना पहले आ गए हैं, हम आपको आज ही पेमेंट कर देना चाहते हैं, हम आपको आज ही पेमेंट कर देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रिटायर द बिल। रिटायरमेंट मतलब समझते हैं ना, मतलब मरा नहीं उसके पहले नौकरी से निकल गया, मतलब ड्यू डेट आया नहीं उसके पहले उसका पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, उसके पहले उसका पेमेंट कर दे रहे हैं, तो रिटायर कर देना चाहता पहले। तो हम बोले भैया दे दो पैसा, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करे, हम बोले दे दो पैसा। बोले ऐसे ही थोड़ी अंकित जी, 1 लाख रुपया का पेमेंट करना है, 1 लाख रुपया का पेमेंट करना है, सुनिए हम आपको 1 महीना पहले कर दे रहे हैं। बोले हाँ तो कहना क्या चाहते हो, बोले थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए, थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए। हम बोला ठीक है चलो ले लो डिस्काउंट, चलो ठीक है ले लो डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट हम इसको देते हैं ना, इसको डिस्काउंट अलाउड नहीं बोलते हैं, इसको हम कहते हैं रिबेट अलाउड। क्या कहते हैं, रिबेट अलाउड। हम उसको क्या करेंगे, रिबेट दे देंगे, रिबेट ऑन रिटायरमेंट, रिबेट ऑन रिटायरमेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, रिबेट ऑन रिटायरमेंट। तो वही सेम कहानी, वही सेम कहानी, ठीक है ना। रिबेट मतलब समझ गए, रिबेट ऑन रिटायरमेंट मतलब क्या, वो आपको पहले पेमेंट कर दे रहा है। तो ये रहा ड्रॉअर का बुक्स, ये रहा ड्रॉइंग का बुक्स, तो क्या होगा देखिए, देखिए क्या होगा, आपका बिल बना हुआ है, ठीक है ना, पेमेंट का डेट आया, वो आपको पहले ही आके बोल दे रहा है कि भैया हम पेमेंट करना चाहते हैं। हम बोला ठीक है चलो पेमेंट कर लो, हम बोला ठीक है चलो पेमेंट कर लो, कोई बात नहीं। तो मेरे पास कैश आएगा, ठीक है, और बीआर मेरा खत्म, बीआर मेरा खत्म, ठीक है ना, 1 लाख का बीआर था, 1 लाख खत्म, ठीक है। हम बोले चल ठीक है हम तेरे को 10% के हिसाब से दे देंगे। तो 1 महीने का 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 1 महीने का ब्याज कितना बनता है, कितना बनता है, 833 रुपया, 833 रुपया। तो 833 रुपया का हम उसको रिबेट दे देंगे, रिबेट अकाउंट। मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे को तो कम पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। तो मेरे को कितना रुपया मिलेगा, 1 लाख में से 833 रुपया आप माइनस कर दें, 99167, 99167 रुपीस मेरे को मिल जाएगा। और वही वो एंजॉय करेगा, वो क्या करेगा, वो बीपी अकाउंट डेबिट करेगा, वो बीपी अकाउंट को डेबिट करेगा 1 लाख से, ठीक है। और उसको कैश कितना देना पड़ेगा, उसको कैश कितना देना पड़ेगा, 99167 का कैश देगा वो, और उसको रिबेट रिसीव, ये रिबेट अलाउड है, ये रिबेट रिसीव कर लिया 833 रुपए। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, ठीक है ना।
ठीक है ना। रिटायरमेंट ऑफ बिल समझ गए, रिटायरमेंट ऑफ बिल समझ गए। मैच्योरिटी डेट के पहले पहले अगर वो आके मेरे को पेमेंट कर देता है, बिफोर प्री मैच्योर बिफोर द मैच्योरिटी डेट, वो आके मेरे को पेमेंट कर देता है और बोलता है कि भैया हमको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो वो जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिबेट। तो मेरे यहाँ पे रिबेट एज एक्सपेंडिचर चला गया, उसके यहाँ पे रिबेट एज इनकम चला गया। वही डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, वही वाला कहानी है, लेकिन उसका नाम यहाँ पर रख दिया अपने रिबेट, और कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा एक और केस आता है, एक और केस हो सकता है कि भाई साहब वो डिसऑनर किया, हेलो, वो डिसऑनर किया तो वो डेटर वापस से बन गया, वो डिसऑनर किया तो डेटर वापस से बन गया, फिर वो ना इंसॉल्वेंट हो गया, डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो इंसॉल्वेंट हो जाता तो सिंपल सी बात है, इंसॉल्वेंसी का आप एंट्री क्या पास करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट। अगर सामने वाला अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, his estates gave 40%, या we were able to recover only 40 पैसा in a rupee, जो भी है 40% बोलिए, 40 पैसा इन रुपी बोलिए, तो जो भी है, जो मिल गया वो कैश अकाउंट, जो मिल गया वो कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला वो बैड डेट अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला मतलब 60% यहाँ पे नहीं मिला, 40% मिल गया और ये 100% मेरा डेटा खत्म। सिंपल सा बात है। ये बैड डेट का जो नॉर्मल एंट्री है, जब कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है उसमें से उसका कुछ पैसा मिलता है, क्लास 11 जर्नल्स, ठीक है ना, क्लास 11 जर्नल्स, एकदम सिंपल सा बात है। तो वहां पर जाके अपने ये एंट्री पास करो। क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गए। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक और बढ़ जाता है, एक छोटा सा टॉपिक और बढ़ जाता है, सुनिएगा। उसके लिए मैं आपको कोई जर्नल्स अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैं आपको खाली कंसेप्ट दे रहा हूं, क्योंकि जर्नल्स उसके लिए आप खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना समझा दिया तो जर्नल्स के लिए कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, और शायद ही एग्जाम में उससे रिलेटेड सम्स आता है, शायद ही एग्जाम में उससे रिलेटेड सम्स आता है। फिर भी क्योंकि ये टॉपिक में इंक्लूडेड है तो हम बता दें आपको, एकोमोडेशन बिल्स। अब ये एकोमोडेशन बिल क्या होता है सुनिएगा, एकोमोडेशन बिल क्या होता है सुनिएगा, हाँ सुनिएगा। दो दोस्त है, एक है राम और एक है गोपाल, ये लोग दोनों दोस्त हैं, ठीक है। अब दोनों को मान लो पैसे का दरकार है, कोई किसी को क्रेडिट सेल कुछ नहीं हुआ है, क्रेडिट सेल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, सेल परचेज का कोई बात ही नहीं है, इन दोनों को पैसे का दरकार है। ये बोला भैया हमको तो 10,000 रुपए का दरकार है, ये बोला भैया हमको भी 10,000 रुपए का दरकार है, दोनों को 10,000 रुपए का दरकार है। पैसा कहां से लाएगा, 10,000 रुपए का दरकार है। ये लोग क्या सोचता है, बोलते हैं काम करता है, ये लोग काम करता है, ये लोग एक तो बिल बना देते हैं, राम गोपाल के नाम पे एक तो बिल बना देते हैं, राम गोपाल के नाम पे एक एकोमोडेशन बिल बना देता है 25,000 रुपए। बोला भाई देख तेरे को भी 10,000 चाहिए, मेरे को भी 10,000 चाहिए, तो एक काम करते हैं 20,000 तो ये हो गया, थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लगेगा, सोच समझ के ये लोग 25,000 का बिल बना, 25,000 का बिल बना दिया। इसके पास बीआर आ गया, इसके पास बीपी आ गया, ठीक है, इसके बाद बीआर आ गया, इसके बाद बीपी आ गया, ये 25,000 का बिल एक्सेप्ट करके दे दिया इसको। अब ये जाता है बैंक के पास, क्या कराने, डिस्काउंटिंग करा, ये बैंक के पास जाता है डिस्काउंटिंग करा। बैंक अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस काटने के बाद ये कैश या जो भी है समझ लीजिए इसको दे देता है। मैं मान के चल रहा हूं, मान लीजिए 5,000 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस का लग, हाइपोथेटिकल फिगर है लेकिन मान लीजिए कि लग गया 5,000। तो अब राम के हाथ में 20,000 रुपया रोकड़ा आया, 20,000 रुपया रोकड़ा आया, राम क्या किया, 10,000 खुद रख लिया, 10,000 गोपाल को दे दिया, 10,000 गोपाल को दे दिया जो उसको चाहिए था। ड्यू डेट पे क्या होगा, गोपाल उसको 12,500 रुपया देते, 12,500। भैया राम तो गोपाल को 10,000 रुपया दिया था, इसको 12,500 क्यों दे रहे हैं? सुनो, 5,000 रुपया जो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा वो तो राम और गोपाल दोनों मिलकर बांटेगा ना, 2.5 दोनों मिलकर बांटेगा ना, सिंपल सा बात है। अरे पैसा आधा आधा बांट रहे हो तो ब्याज भी तो आधा आधा बटेगा, वो तो उसको 10,000 रुपया देगा, लेकिन वो तो उसको ब्याज के समय देगा 2,500 रुपया, वो तो उसको ब्याज के समय 12,500 रुपया देगा। हेलो देखो 12,500 ही देगा ना ब्याज के समय,
ब्याज के समेत, वो उसको 12.5 रुपया वापस कर। अब जब ड्यू डेट आया तो बैंक को ये राम वापस से 25,000 रुपया पेमेंट कर, 20,000 सॉरी 20,000, 5,000 रुपये तो पहले कट गया था उसका, 5,000 रुपये तो पहले कट गया था, तो ठीक है ना, अभी वो उसको 20,000 रुपया वापस करो, 20,000 रुपया वापस करो। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी अकाउंटिंग में उन लोग ऐसे कर देता है, कभी कभी उन लोग अकाउंटिंग में ऐसे कर देता है कि जैसे यहाँ पे उसको 10,000 रुपया दिया था ना, राम गोपाल को 10,000 रुपया नहीं देके 7,500 रुपया ही देता है, 7,500 रुपया ही देता है, पहले ही वो डिस्काउंटिंग चार्ज काट लिया, और गोपाल जब उसको पेमेंट करेगा तो पूरा 10,000 करेगा, गोपाल जब उसको पेमेंट करेगा तो पूरा 10,000 करेगा। देखिए आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात एक ही है, आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात एक ही है, कहानी मुद्दा सिर्फ इतना है कि ब्याज का पैसा आधा आधा बढ़ेगा, वो इसको पेमेंट वापस करो। ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन एंट्रीज। एकोमोडेशन एंट्रीज आपके एग्जाम में शायद ही लिखने को आता है, और ये जो बिल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। ये जो बिल बनता है एकोमोडेशन बिल, ठीक है ना, ठीक है ना, बोलिए, देखिए एक बार, देखिए एक बार, ठीक है भैया। हाँ बोलिए। अब मतलब आप जो सेकंड वाला केस बताया उसमें भी तो वो 2,500 ही दे रहा है उसको, मतलब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल चार्जेस 2,500, अरे ब्याज का तो 2,500 ही बनता है, तो वो देना तो उसको 2,500 ही है। अब ये हो गया, ये वो पहले काट लिया, ये हो गया वो बाद में पेमेंट किया, बात इतनी, ठीक है ना, ये पहले काट लिया और ये बाद में उसको पेमेंट किया, तो बात एक ही है, 2,500 रुपये ही देगा ना, बोलो 2,500 रुपये ही तो देगा। अरे ब्याज का तो 2,500 ही बनता है, तुम चाहे पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो पूरा चैप्टर है, समरी रूप में मैंने बहुत फास्ट तरीके से कोशिश किया कि आपको 1 घंटा 1.5 घंटे में जितना हो सके, 1.5 घंटे में जितना हो सके मैं समेटने की पूरी कोशिश किया कि भैया आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। रिवीजन पर्पस के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका था, ठीक है ना, रिवीजन पर्पस के लिए सबसे बेस्ट तरीका था, इसी तरीके से आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।